स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गोदान की कहानी को संक्षेप में सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी गोदान। होरी, राम और धनिया अपने 3 बच्चों के साथ ग्राम बेलारी में रहते थे। धनिया की आयु 36 वर्ष थी और होरी राम 40 के पूरे नहीं हुए थे। यूं तो उनकी 6 संतानें थीं, लेकिन अब सिर्फ 3 ही जीवित हैं। बड़ा लड़का गोबर, वो 16 साल का है। दूसरी बिटिया सोना, जिसकी आयु 12 वर्ष है, और सबसे छोटी रूपा, जो अभी 8 बरस की है। होरी राम ने मालिक से उधार लिया था, वो अभी तक दिया नहीं था, इसलिए उसे मालिक से मिलने जाना था। दोनों पति पत्नी ये जानते थे, लगान कभी भी पूरा नहीं उतरेगा, कितना ही पेट काटे रहेंगे कर्ज में ही। होरी अपनी लाठी लेकर निकल गया। रास्ते में उसे भोला दिखाई दिया, जो अपनी नई खरीदी गायों और बछड़ों के साथ आ रहा था। होरी ने भोला को मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसे दोबारा विवाह करने के लिए अपनी ससुराल की एक महिला के बारे में बात की, क्योंकि भोला की स्त्री पिछले साल लू लगने से मर गई थी। दोबारा विवाह की बात सुनकर भोला प्रसन्न हो गया और अपनी गाय उसे अपनी खरीदी यानी 80 रुपए में देने को तैयार हो गया। भोला ने बताया कि उसके पास गायों को खिलाने के लिए भूसा नहीं है, पैसे सब बाजार में लग गए। सुनकर होरी ने कहा कि वो अभी जमींदार के यहाँ जा रहा है, वहाँ से आ जाए तो किसी को भेज देना, थोड़ा भूसा दे दूंगा। राय साहब आम्रपाल सिंह सेमरी गांव में रहते हैं। यह गांव बेलारी से 5 मील की दूरी पर है। होरी राय साहब के यहाँ पहुँच गया। जेठ के दशहरे पर होने वाले धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही थी। राय साहब को उसके गांव से 500 रुपए चाहिए थे। सुनकर होरी वापस चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि गर्मी में गोबर और लड़कियां ऊख बो रहे हैं। उन्होंने गोबर और बच्चियों को घर चलने को कहा। मालिक को लेकर होरी और गोबर में थोड़ा वाद विवाद हुआ। फिर होरी ने अपनी योजना बताई कि भोला की सगाई पक्की कर देंगे और गाय मुफ्त में मिलेगी। थोड़ा भूसा भोला को दे देते हैं। भूसा लेकर भोला, होरी और गोबर भोला के घर तक गए। रास्ते में जमींदार साहब के दशहरे के बारे में भी बात हुई। होरी और भोला ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई। दोनों ही अपने अपने हालातों से दुखी थे। भोला की एक विधवा बेटी है चुनिया, जिसके आदमी की बम्बई में दूध की दुकान थी। हिंदू मुसलमान के झगड़े में मर गया। वह विधवा बेटी को घर ले आया, लेकिन भाभियां चैन न करती थीं। गोबर सुबह गाय लेने चला गया, तभी दमड़ी बंसोर बांस काटने के लिए पूछने लगा। होरी ने अपनी और भाइयों की भी बांस दिखा दी। सौदा तय हो गया। 20 में सैकड़ा का सौदा तय हुआ, वो भी इस शर्त पर कि दमड़ी होरी के भाइयों को 15 रुपए सैकड़ा बताएगा। दमड़ी ने बांस काटनी शुरू की। हीरा की पत्नी पुन्नी ने चौधरी को इस पैसे में बांस देना मना कर दिया। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। झगड़ा सुनकर होरी और हीरा भी आ गए। होरी को गुस्सा दमड़ी पर था और हीरा को अपनी पत्नी पर। झगड़े के बाद दमड़ी पैसे देकर चला गया और पुन्नी खाना लेकर हीरा के पीछे पीछे कुएं पर चली गई। होरी गोबर और सोना की शादी करना चाहता था, लेकिन इतना रुपया कहाँ से आए? गांव में उसने सभी से कर्ज ले रखा था, जो कि चुकाने के बाद भी बढ़ता जा रहा था। बिना कर्जा पैसा नहीं होगा और बिना पैसा विवाह नहीं होगा। तभी उनकी बेटियों ने आकर बताया कि भैया गाय लेकर आ रहे हैं। गाय का स्वागत किया गया। सारा गांव गाय देखने आया, सिर्फ हीरा और शोभा नहीं आए। होरी जब भाइयों को बुलाने गया तो उसने सुना कि दोनों उस पर आरोप लगा रहे थे कि उसने बंटवारे के समय पैसे अपने पास रोक लिए। यह सुनकर होरी दुखी मन से गाय वापस करने के लिए चल दिया। धनिया सब समझ गई। उसने गाय को खूंटे से बांध दिया और हीरा से लड़ने पहुंच गई। बात इतनी बढ़ी कि गांव इकट्ठा हो गया। अंत में होरी धनिया को घर ले आया और पुन्नी हीरा को अपने घर ले गई। जब गोबर गाय को लेने भोला के यहाँ गया था, जुनिया गाय के साथ थोड़ी दूर तक आ गई थी ताकि गाय परेशान ना करे, लेकिन बातों बातों में वो एक दूसरे के करीब आ गए और जुनिया गोबर के गांव तक आ गई। फिर वो दोनों रात में जुनिया के यहाँ उसके घर के पिछवाड़े मिलने की बात करके अपने अपने घर की ओर चल दिए। जेठ की शाम
राय साहब के यहाँ उत्सव के लिए मेहमान एकत्र होने शुरू हुए। एक मोटर से 3 अतिथि उतरे। पहले हैं पंडित ओमकार नाथ जी, जो कि बिजली दैनिक पत्र के संपादक थे। दूसरे सज्जन हैं श्याम बिहारी तनखा। ये पेशे से वकील हैं, वकालत ज्यादा चलती नहीं है, इसलिए एक बीमा कंपनी के लिए दलाली करते हैं। तीसरे सज्जन मिस्टर बी मेहता हैं। यह यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। होरी ने शगुन के 5 रुपए दिए हैं और राजा जनक का माली बनकर घूम रहा है। राय साहब ने तीनों का स्वागत किया, आज के कार्यक्रम के बारे में बताया। तभी एक और मोटर आ गई, जिसमें से मिस्टर खन्ना उतरे। वो एक बैंक के मैनेजर और एक शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी गोविंदी खन्ना हैं, जो कवयित्री हैं। उनके साथ एक और महिला हैं, मिस मालती, जो इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आई हैं और अब यहाँ प्रैक्टिस करती हैं। सब फिर से बातों में लग गए। धनुष यज्ञ का अभिनय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और 1 बजे से 3 बजे तक प्रहसन होना था। अतः सब अपने अपने कमरों में गए और कपड़े बदलकर खाने के लिए भोजनालय में आ गए। ओमकार नाथ जी को वहां न देखकर मिस मालती ने राय साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो वैष्णव हैं, यहाँ नहीं आएंगे। मेहमानों में मिर्जा खुर्शीद भी थे। इनकी लखनऊ में जूते की बहुत प्रसिद्ध दुकान थी और काउंसिल के मेंबर भी थे। मिस मालती ने मिर्जा खुर्शीद से उन्हें लाने के लिए कहा। मिर्जा खुर्शीद ने मना कर दिया और फिर मिस मालती को छेड़ते हुए उन्हें अपने हुस्न का जलवा दिखाकर लाने के लिए कहा। मिस मालती ने कहा 1000 रुपये दोगे तो इस काम को करूंगी। मिर्जा खुर्शीद ने रुपए इकट्ठे करने शुरू किए। कुल मिलाकर के पैसे इकट्ठे हो गए। जो कम पड़े वो राय साहब ने दे दिए। राय साहब ओमकार नाथ जी को यह कहकर बुला लाए कि मिस मालती आपको बुला रही हैं। संपादक जी आ गए। मिस मालती ने कहा, लोग आपके देहात सुधार आंदोलन में सहयोग करना चाहते हैं। वो सब एक देहात सुधार संघ स्थापित करना चाहते हैं। उसका सभापति आपको बनाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपको इस बार काउंसिल का सदस्य बना देंगे। मिस मालती ने कहा कि उस सभा में कोई जाति पाति खान पान का अंतर ना होगा। ओमकार नाथ जी ने तुरंत कहा कि खान पान को तो रहने दीजिए, मैं तो शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे सभा से अलग होना पड़ेगा? मालती ने तुरंत कहा कि बिल्कुल। मेहता जी ने भी ओमकार नाथ को उकसाया। मिस मालती ने लाल विष उन्हें पीने के लिए दिया, जिसे संपादक जी तुरंत पी गए। नशे में ओमकार नाथ जी गिर गए। उन्हें उठाकर उनके कमरे में लिटा दिया गया और सब धनुष यज्ञ में जाने की तैयारी करने लगे। इतने में एक अफगान आ गया और बोला, हमारे साथ के आदमी का माल यहाँ का सरदार लूट लिया है। वो हमरा माल देगा नहीं तो हम फायर करेगा। उसने मिस मालती से भी बदतमीजी की। राय साहब को गुस्सा आ गया, लेकिन उसकी बंदूक के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इतने में होरी साहब को बुलाने के लिए आया और अंदर का हाल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राय साहब ने उसे सिपाहियों को बुला कर लाने के लिए कहा। अफगान ने उसे बंदूक दिखाकर रोका। होरी ने अफगान को फुर्ती से गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गया। जैसे ही उसने अफगान की दाढ़ी खींची, वो निकल गई और उसके पीछे से निकले मेहता जी। सामाजिक प्रहसन देखने सिर्फ मेहता जी ही गए। उन्हें प्रहसन बहुत पसंद आया। अगले दिन 8 बजे शिकार के लिए निकलना तय हुआ। मिसेस खन्ना के सिर में दर्द था, इसलिए वो नहीं गई। संपादक जी भी नहीं गए, क्योंकि वो रात की हरकत पर अपने दोस्तों से दुखी थे और इन सब की पोल पट्टी अपने लेख के द्वारा खोलने की सोच रहे थे। 2 मोटर में सब लोग गए। एक मोटर को मिस मालती चला रही थी और दूसरी मोटर को राय साहब। वहाँ एक बरगद के पेड़ की छांव में गाड़ियां रोकी गईं और ये तय हुआ कि 2-2 की टोली में जाएंगे और शिकार करके यहाँ 12 बजे तक आ जाएंगे। सब चल दिए। खन्ना साहब और राय साहब की टोली बनी, दूसरी टोली तनखा और खुर्शीद की बनी और तीसरी टोली मिस मालती और मेहता जी की थी। मिस मालती और मेहता जी जंगल में चले गए। वहाँ मेहता जी ने 2 बार शिकार करने का प्रयास किया, पर निशाना ठीक नहीं लगा। नाला पार करके उन्होंने लालसर पर निशाना लगाया। निशाना सटीक बैठा। लालसर पानी में गिर गई। मेहता जी उसे पकड़ने उसके पीछे पानी में कूद गए। तभी एक आदिवासी लड़की ने उन्हें देखा और पानी में तैरकर पक्षी को ले आई। उस लड़की ने कहा कि मैं इसे पका देती हूँ और दूध गर्म कर देती हूँ। मालती के आधे सिर में दर्द था। वो लड़की उसके लिए दवाई लेकर आई, लेकिन मालती ने नहीं लगाई।
बल्कि उसे कार को बुलाने के लिए कहने लगी। लड़की ने मना कर दिया। तब मेहता जी बुलाने के लिए जाने लगे तो पीछे पीछे मिस मालती भी चल दी। मेहता जी ने उस लड़की को धन्यवाद दिया और चल दिए। मिस्टर खन्ना और राय साहब जंगल की ओर जाते जाते मिस्टर मेहता के बारे में बातें कर रहे थे। मिस्टर खन्ना ने राय साहब को उनकी शुगर मिल की हिस्सेदारी खरीदने की सलाह दी। उन्होंने राय साहब को एक पॉलिसी लेने को भी सलाह दी। राय साहब ने 2 बार निशाना ताना, लेकिन मिस्टर खन्ना ने उन्हें मना कर दिया। मिस्टर खन्ना पास से तेंदुए के निकल जाने पर डर गए और राय साहब से उन्हें कार तक छोड़ आने के लिए कहने लगे। दोनों वापस चल दिए। इधर मिर्जा खुशरेद और मिस्टर तनखा जंगल में शिकार ढूंढ रहे थे। दोनों ने राजनीति पर बात की। तभी मिर्जा जी को हिरणों का एक झुंड दिखा। उन्होंने निशाना साधा, हिरन नीचे गिर गया। मिर्जा जी फुर्ती से हिरन की ओर दौड़े। तभी पेड़ से उतरकर एक लकड़हारा भी हिरन की ओर दौड़ा। हिरन को उस लकड़हारे को मिर्जा जी ने दे दिया। उसके साथ उसके घर चलने को तैयार हो गए ताकि उसके बच्चों की खुशी देख सकें। तनखा भी साथ साथ चलने लगे। फिर सब लकड़हारे के गांव पहुंचे। बच्चे बहुत खुश हुए। पूरे गांव ने दावत की। मिर्जा जी सबके साथ घुल मिल गए। दोपहर बाद जब वापस चलने लगे तो सब उन्हें काफी दूर तक छोड़ने आए। जब ये दोनों बरगद तक पहुंचे, दोनों टोलियां वापस आ चुकी थीं। होरी के यहाँ गाय के आ जाने से धनिया बहुत खुश थी। उसके लिए ऊख में चरी बो दी गई थी। बादल देखकर सब किसान अपने अपने हाल लेकर खेत के लिए जाने लगे। तभी राय साहब के कारकुन पंडित नोखे राम ने कहला भेजा, पहले पहला चुकाओ तभी हल चला सकते हो। सब हैरान और परेशान हो गए। पैसे कैसे दें, निकलेगा तो खेत में से ही। सब महाजनों के पास दौड़े। होरी भी गया, लेकिन जिनसे वो पहले ले चुका था उनके पास नहीं गया। वो झिंगूरी सिंह के पास गया। वो कागज लिखा कर पैसे देते थे। 25 रुपए का स्टाम्प कागज लिखा तो 17 रुपए हाथ आते थे, लेकिन क्या कर सकते थे। होरी झिंगूरी सिंह के पास पहुंचा। झिंगूरी सिंह ने गाय को गिरवी रखकर पैसे लेने के लिए कहा। होरी बात पर विचार करने की बात कहकर वहां से निकल आया। दोनों लड़कियां जान देती थी गाय पर, वो राजी नहीं हुई। होरी रात में गाय को खोलने पहुंचा तो ऐसा लगा कि गाय कह रही है, मुझे क्यों लेकर जाते हो। होरी रुक गया और उसने तय किया कि वो रुपए उधार लेगा। जैसे और उधार चुकाएगा ये भी चूक जाएगा। धनिया के मना करने के बाद भी होरी ने गर्मी के कारण गाय को बाहर बांध दिया और अपने भाई शोभा से मिलने चला गया। शोभा को दमा था। जब वो वापस आया तो देखा हीरा गाय के पास खड़ा है। वो कौड़े से आग लेने आया था। दोनों ने तंबाकू पी। होरी घर आया, खाना खा ही रहा था, तभी गोबर ने आकर कहा, सुंदरिया यानी गाय को कुछ हो गया है। बाहर जाकर देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। होरी पंडित दाता दीन को ले आया। वो ही गांव में पशु चिकित्सा जानते थे, लेकिन गाय नहीं बच सकी। सभी बहुत दुखी थे। सारे गांव के जानवर बाहर ही बंधते थे, कोई डर नहीं था। बच्चे रो धो के सो गए। गांव वाले भी अपने अपने घर चले गए। धनिया बोली, इससे अच्छा तो साहूकार को दे देते, कर्जा तो उतरता। होरी ने उसे कसम देकर बताया कि हीरा ने किया है। हीरा ही गाय की नाक के पास खड़ा था। धनिया ने कहा कि वो हीरा को जेल भेजेगी। सुबह होरी के घर में हंगामा मचा था। होरी अपनी घरवाली को मार रहा था। घरवाली हीरा की शिकायत लिखवाना चाहती थी, लेकिन होरी मना कर रहा था। घर की इज्जत का सवाल जो था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। होरी ने अपने आप को सही बताने के लिए अपने बेटे की झूठी कसम भी खा ली। पंडित जी ने रूपा को हीरा को बुलाने के लिए भेजा। रूपा ने आकर बताया कि चाचा घर पर नहीं हैं, सुबह से ही कहीं चले गए हैं। आले में 5 रुपए रखे थे, वो भी ले गए। गांव के चौकीदार की खबर पर शाम को दरोगा साहब भी आ गए। उन्होंने हीरा के घर की तलाशी लेनी चाहिए। होरी ने रोका। वो नहीं चाहता था कि दरोगा साहब हीरा के घर की तलाशी ले, क्योंकि घर की इज्जत की बात थी। गांव के गणमान्य लोग सोच रहे थे दरोगा जी को क्या भेंट दी जाए। पटेश्वरी ने दरोगा जी से बात की और बताया, बहुत गरीब है, कुछ नहीं मिलेगा बिना महाजन के सहयोग के। दोनों में 30 रुपए में बात पक्की हुई। दोनों आधे आधे रखेंगे।
झिंगुर सिंह ने होरी को पैसे दे दिए। धनिया बीच में आ गई, उसने पैसे झपट लिए, दरोगा जी को नहीं दिए। धनिया ने कहा, दरोगा जी को तलाशी लेनी है तो ले लें। धनिया ने सभी नेताओं को, महाजनों, दरोगा जी सबको डांट दिया। दरोगा जी तलाशी के लिए आगे बढ़े और पटवारी से बोले, मेरे लिए 50 का इंतजाम करो, नहीं तो तुम सबके घर की तलाशी होगी। अपनी जेब गरम करके दरोगा जी चले गए। हीरा वापस नहीं आया। होरी ने पुनिया के खेत में खूब काम किया, धान खूब हुई, लेकिन उसके अपने खेत में कुछ भी नहीं हुआ। धनिया और होरी में बात नहीं होती थी। उन्हीं दिनों गांव में फसली बुखार फैला था। होरी बीमार पड़ गया। उसके बाद से दोनों में बातें होने लगी। एक रात होरी खेत में था, तभी धनिया ने उसे वहां पहुंचकर बताया कि जुनिया घर में बैठी है, 5 महीने की गर्भवती है, भोला ने निकाल लिया है, गोबर का कहीं पता नहीं है। धनिया के समझाने से होरी नरम पड़ गया। घर पहुंचकर दोनों ने जुनिया को सांत्वना दी। गांव में हर जगह इसी की चर्चा थी। सबने होरी का हुक्का बंद कर दिया था। पानी बंद करना चाहते थे, लेकिन धनिया के चंडी रूप के कारण नहीं कर पाए। भोला ने अपनी गाय के पैसे मांग लिए थे। गांव के सभी धनीमानी व्यक्ति धनिया और होरी से जुनिया को घर से निकालने के लिए कहते थे, लेकिन दोनों ही जुनिया को घर से निकालने को राजी नहीं थे। रात में गांव के सभी गणमान्य लोगों ने सभा की और यह निश्चय किया कि होरी पर 100 रुपए दंड और 30 मन अनाज दंड लगा देते हैं। पंचायत बुलाकर उन्होंने यह निर्णय सुना दिया। धनिया और होरी ने बहुत मिन्नतें की, पर कुछ असर नहीं हुआ। होरी ने अपना घर झिंगुर सिंह के पास 80 रुपए में गिरवी रख दिया और सारा अनाज चौपाल पहुंचाने लगा। 20 रुपए मटर, तिलहन और गेहूं से मिल गए। धनिया ने आखिरी टोकरी नहीं ले जाने दी। इधर जुनिया के लड़का पैदा हुआ था। धनिया ने खूब जोर जोर से सोहर गाने शुरू किए ताकि सब सुन लें। गोबर जब जुनिया के साथ अपने घर की ओर आ रहा था, तब उसने अपनी माँ के डर से जुनिया से कहा कि तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जुनिया के जाने के बाद वो अपने पिता के पास खेत में पहुंचा, लेकिन उसकी माँ पहले ही पहुंच गई थी। माता पिता को घर जाते देख वो भी पीछे पीछे गया। उसने देखा दोनों ने जुनिया को अपना लिया है। वह रात भर वहीं खेत में रुका और सुबह चल दिया। रात में उसने लखनऊ जाकर पैसे कमाने की योजना बनाई थी। रास्ते में एक जगह किसी ने उसे गुड़ और पानी दिया। रास्ते में वो एक पति पत्नी के झगड़े में पड़ गया। उसकी सौम्यता देखकर उन्होंने उससे अपनी बहन का रिश्ता पक्का करने की सोची और रात अपने यहाँ ठहरा लिया। लेकिन यह पता चलने पर कि वह विवाहित है, किसी ने बात नहीं छेड़ी। सब उसके अच्छे व्यवहार से मंत्रमुग्ध थे। कुछ गांव के लोग भी मजदूरी के लिए शहर जा रही थी। वो उन सबके साथ अमीनाबाद पहुंच गया। वहां उसने देखा बहुत मजदूर हैं और उसके पास कोई औजार भी नहीं है। अधिकतर सभी को काम मिल गया। कुछ बुजुर्ग और निकम्मे रह गए। तभी मिर्जा खुशरेद वहां आए और उन्होंने कहा जिसे 6 आना रोज पर आना है वो काम पर आ जाए। पूछने पर पता चला कि कबड्डी खेलनी है। गोबर ने कहा खाने के लिए पहले पैसे दे दीजिए। मिर्जा जी ने पैसे दे दिए। शहर के बाहर मिर्जा जी की जमीन पर पहुंचे। वहाँ एक झोपड़ी थी, एक आहता था, कुछ कुर्सियां और मेज भी थी। मिर्जा जी ने सबको पैसे दे दिए। गोबर को पौधों को पानी देने के लिए कह दिया। इतने में राय साहब, मिस्टर मेहता, मिस मालती, मिस्टर तनखा और खन्ना साहब आ गए। मिर्जा जी ने बुड्ढों की कुश्ती का आयोजन किया था। सब मजदूर 2 भागों में बट गए। भीड़ आनी शुरू हो गई। मिर्जा जी और मेहता जी दोनों अपनी अपनी टीम के कप्तान बन गए और खेल शुरू हो गया। राय साहब और खन्ना जी में बिजनेस की बातें होने लगी। उधर मिस मालती और मिस्टर तनखा भी बातों में मशगूल हो गए। खेल तेजी से आगे बढ़ रहा था। मेहता जी की टीम हार रही थी, मिर्जा जी जीत रहे थे। इतने में सबने देखा कि मिर्जा जी मेहता के ऊपर बैठ गए हैं। मालती के रोकने पर मिर्जा जी ने कहा कि जब तक ची नहीं बोलेगा नहीं छोड़ूंगा। अचानक मालती की हमदर्दी पाकर मेहता जी ने मिर्जा जी को पलट दिया और खेल जीत लिया। धीरे धीरे सब लोग चले गए। गोबर ने पानी खींच कर दिया। मेहता जी और मिर्जा जी ने स्नान किया। मिर्जा जी ने गोबर को काम पर रख लिया। 15 रुपए महीना।
और रहने के लिए जगह भी दे दी। होरी की सारी फसल दंड में चली गई थी। थोड़ा सा अनाज था, वो भी खत्म हो गया था। तब पुनिया 2 डले अनाज और 1 टोकरी अरहर और आटा दी गई। उसने कहा, सब महतो के ही परिश्रम का है। पुनिया ऐसे ही जब अनाज खत्म हो जाता तो और दे जाती थी। लेकिन सावन में बारिश नहीं हुई, भादों में वर्षा हुई, लेकिन तब तक ऊख बोने के लिए देर हो चुकी थी। एक दिन भोला अपने पैसे लेने आया। उसने कहा, बैल दो या जुनिया को घर से निकाल दो। धनिया और होरी ने जुनिया को घर से निकालने से मना कर दिया। वो बैल खोल कर ले गया। मालती के पिता मिस्टर कॉल का काम जमींदारों की जायदाद बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलवाना, उनके कामों को अफसरों से मिलकर तय करवाना था। सीधे सीधे कहें तो वो एक दलाल थे जिनकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी मालती थी, दूसरी सरोज एवं तीसरी वरदा थी। दोनों छोटी बहनें अभी पढ़ती थीं। वरदा के स्कूल में डॉक्टर मेहता का भाषण था। उनके अलग विचारों के कारण उनका भाषण किसी को पसंद नहीं आया था। मालती ने कहा, अब विमेंस लीग की तरफ से उनका भाषण होगा। मालती के प्रयास से यह लीग खुली है। एक शाम को लीग में डॉक्टर मेहता के भाषण का आयोजन हुआ। भाषण सुनने के लिए महिलाओं के साथ साथ मालती और डॉक्टर मेहता के सभी दोस्त आए थे। मेहता ने भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्राणियों के विकास में महिलाओं का स्थान पुरुषों से श्रेष्ठ है। उनके अनुसार महिलाओं और पुरुषों की शक्तियां भिन्न भिन्न हैं। उनके अनुसार महिलाओं को भी शिक्षा और शक्ति की जरूरत है, लेकिन उनकी शक्तियां पुरुषों से भिन्न हैं। उनका मानना था कि महिलाओं की शक्तियां दया, क्षमा, त्याग और अहिंसा हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है। वो स्वामिनी से गिरकर भोग विलास की वस्तु बन गई हैं। देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर करने का पुरुषों का षड्यंत्र है। भाषण के समाप्त होने पर सभा भंग कर दी गई। यह सूचना दी गई कि अगले रविवार महिलाएं इसी विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगी। मेहता ने मिसेस खन्ना से पुरुष धर्म के बारे में बात की। मिसेस खन्ना ने कहा कि नारियों में विद्रोह का कारण पुरुषों का सेवा, संयम और कर्तव्य गुणों का अभाव है। मालती ने मेहता को अपने घर चलने के लिए कहा। उसने अपने पापा से मुलाकात करवाने और खाना खाने के लिए कहा। मेहता जी सरोज की वजह से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मालती के वायदा करने पर वो उसके साथ चल दिए। कार में मेहता और मालती की बहस मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी को लेकर हुई। घर आने पर मालती बिना हाथ मिलाए चली गई। वह यह भी भूल गई कि उसने मेहता जी को खाने का निमंत्रण दिया है। जब राय साहब को पता चला कि उनके इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी से पंचों ने जुर्माना वसूला है, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कारकुन नोखे राम को बुलाकर खूब लताड़ा। पता चला कि लड़का गांव से भाग गया है। प्रायश्चित के लिए होरी ने अनाज और रुपए दिए हैं। उसने रुपए के लिए अपना घर गिरवी रख दिया। उन्होंने जुर्माने की पूरी रकम उन्हें पहुंचाने के लिए कहा। पंचों को जब पता चला तो पसीना छूट गया। पटेश्वरी ने कहा, सब 20-20 दे दो तो काम हो जाएगा। अनाज तो वैसा ही पड़ा था, लेकिन पंडित जी और झिंगूरी सिंह नहीं माने। पटेश्वरी और नोखेराम ने सुझाया कि बिजली पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बता देते हैं। सब मान गए। पत्र संपादक ओमकार नाथ जी के यहाँ पहुंचा। उन्होंने इसकी सूचना राय साहब को दे दी और यह भी साफ कर दिया कि वो सच का साथ देंगे। दूसरे दिन राय साहब ओमकार नाथ जी से मिलने पहुंचे। दोनों में बात हुई। फिर यह तय हुआ कि राय साहब संपादक जी को 100 कॉपियां फ्री के लिए चंदा देंगे। राय साहब के जाने के बाद ओमकार नाथ की पत्नी गोमती उन्हें बुलाने आई। तब संपादक ने बताया कि आज ही राय साहब से 1500 रुपए की बोहनी हुई है। गोमती ने शंका व्यक्त की कि कहीं उन्होंने देने से मना कर दिया तो। ओमकार नाथ ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मुझे विश्वास है। गांव में बात फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बहुत डांटा और पैसे वापस ले लिए। होरी बहुत परेशान था। बैल नहीं होने की वजह से खेत नहीं जोत सकता था। पंडित दाता दीन ने होरी से कहा कि उसके खेत जोतने का इंतजाम वो कर देंगे, लेकिन अनाज आधा आधा होगा। होरी मान गया। पंडित जी ने उसे एक टोकरी अनाज दिया। दूसरे दिन से खेत में बुआई शुरू हो गई। दाता दीन का लड़का माता दीन होरी के घर आने लगा। वो बहुत ही रसिक मिजाज था।
उसकी नज़र झुनिया पर थी। गांव के पास मिस्टर खन्ना की शक्कर मिल खुल गई थी। उसके लिए ऊँट की ज़रूरत थी। मिल के कारिंदों ने गांव वालों से बात कर ली थी। होरी की भी बात हुई थी। वो सोच रहा था कि पैसे तो हाथ नहीं आएंगे, सब महाजन ले लेंगे। ऐसा ही हुआ। झिंगुरी सिंह ने अपने पैसे ले लिए और बाकी बचे नोखेराम ने। होरी ने घर आकर सब बताया। धनिया बहुत दुखी हुई। खन्ना और गोविंदी में पट्टी नहीं थी। खन्ना बहुत पैसे वाले थे, बहुत सुंदर घर था, नगर के विशिष्ट लोगों में उनका नाम था। गोविंदी भी बहुत सुंदर थी, सदैव घर गृहस्थी के कामकाज में और बच्चों के लालन पालन में लगी रहती थी। उसे पैसे, द्वेष और मोह आदि से कोई मतलब नहीं था। वह अक्सर सोचती थी कि अपने सरल जीवन में वह कितनी खुश रह सकती थी, लेकिन क्यों उसके रास्ते में मालती आई। वह कविता भी लिखती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। खन्ना जी का आज का दिन अच्छा नहीं था। समाचार पत्र खोलते ही पता चला कि उनके कई स्टॉक का दर गिर गया है। शुगर मिल में हड़ताल हो गई है, गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, चांदी की भी दर गिर गई है। इतने में गोविंदी ने कहा कि भीष्म को बुखार है, डॉक्टर नाग को बुला दो। गोविंदी के कहने पर खन्ना ने कहा, डॉक्टर मालती को बुला देता हूँ। मालती का नाम आते ही दोनों में बहस हो गई और बात इतनी बड़ी कि हाथापाई हो गई। गोविंदी रोते हुए कमरे में चली गई। डॉक्टर आए और देखकर चले गए। बच्चे का बुखार अगले दिन उतर गया। उसने घर छोड़ने का निश्चय किया। एक तांगा मंगवाया, सबसे छोटे बच्चे को साथ में ले लिया। गोविंदी चिड़ियाघर पहुंच गई और बैठ गई। उसने सोचा कि गांधी आश्रम से सामान लाकर बेचेगी तो 10-12 तो कमा ही लेगी। दूसरे शहर चली जाऊंगी। तभी गोविंदी ने मिस्टर मेहता को अपनी तरफ आते देखा। बातों बातों में मिस मालती की बात चली। गोविंदी ने कहा, मिस मालती सुंदर भी हैं और शिक्षित भी। मेहता ने कहा कि वो मेरी जैसी स्त्री नहीं है। मेहता ने गोविंदी को बताया कि उसे गोविंदी जैसी सादगीपूर्ण और त्यागवान स्त्री की तलाश है। गोविंदी ने मिस्टर मेहता से मिस मालती के चंगुल से उसके पति खन्ना को छुड़ाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि मिस मालती मिस्टर मेहता की बात मानती हैं। मिस्टर मेहता ने तांगे वाले को पैसे देकर भेज दिया और गोविंदी को उसके घर तक छोड़ आए। मिर्जा खुर्शीद का अहाता सिर्फ अखाड़े के ही काम नहीं आता था, वहाँ पंचायत लगती थी, मोहल्ले के राजनीतिक आंदोलन का भी केंद्र था। गोबर ने नौकरी छोड़ दी थी। कचालू और मटर और दही बड़े का खोमचा लगाता था, उसमें उसे काफी बचत थी। अंग्रेजी फैशन की बाल कटवा लिए थे, महीन धोती पंप शू पहनता था, पान सिगरेट की लत भी लग गई थी। वह अब पड़ोस के इक्के वालों, धोबी, गाड़ी वालों को रुपया सूद पर उधार देता था। एक दिन तीसरे पहर के समय मिर्जा जी ने पीने के लिए उधार 2 रुपए मांगे। गोबर के मना करने पर वो चले गए। गोबर भूल गया कि वह उनकी ही कोठरी में रह रहा है और इसका किराया भी वह नहीं देता है। मिर्जा जी के जाने के बाद एक इक्के वाला पैसे लेने आया। उसने गोबर से कहा, बाल बच्चों को ले आओ, अपने काम पर और ध्यान दे पाओगी और आराम भी मिल जाएगा। गोबर को बात समझ आ गई। उसने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। सबके लिए सामान की सूची बनाई। होली आ रही थी, इसलिए होली का सामान भी लाना था। उसने सब सामान खरीदा। मोहल्ले के लोग उसे छोड़ने गली तक आए। भूरे ने अपने इक्के पर बिठाकर स्टेशन तक छोड़ा। गोबर उसे 1 रुपया दे रहा था। उसने लेने से मना कर दिया। गोबर अपना सामान लेकर टिकट लेने चला गया। होरी ने दाता दीन के यहाँ मजदूरी करनी शुरू कर दी थी। धनिया और उसकी बेटियां ऊख लेकर आ रही थी और होरी उन्हें काट रहा था। दाता दीन ने उन सबको डांटना शुरू किया। धनिया ने प्रतिवाद किया तो सोना उसे खींच कर ले गई। होरी ने जल्दी जल्दी ऊख काटना शुरू किया। थोड़ी देर में वह बेहोश होकर गिर गया। सब इकट्ठे हो गए। 2 लोग होरी को घर तक छोड़ गए। माता दीन अपने घर से गरम दूध और गुलाब जल ले आया। तभी रूपा ने शोर मचा दिया कि भैया आ गए। सब गोबर से मिले। सभी बहुत प्रसन्न थे। गोबर ने अपनी अम्मा से पूछा कि दादा को क्या हुआ है। धनिया ने बात टाल दी और उसका हाल पूछने लगी। इतनी देर में दोनों बहनों ने सारा सामान खोल दिया और जुनिया को सामान के बारे में बताने लगी। सभी गोबर के लाए सामान को देखकर बहुत खुश थे। जुनिया ने गोबर को सारी बात बता दी।
कि कैसे उसके मायके वाले लड़ने आए थे और दोनों बैल लेकर चले गए, लेकिन होरी और धनिया ने बहुत प्यार से रखा। उसने खेत जाने का, होरी का मजदूर बन जाने का और आज बेहोश होने तक का सारा वृतांत बता दिया। गोबर को गुस्सा आ गया। इधर उसकी माँ सहुआइन से खाने का सामान ले आई। झुनिया ने गोबर को शांत किया और गोबर ने उसे कहा कि इस बार वह उसे भी साथ ले चलेगा। मुंह हाथ धोकर गोबर चाचाओं के यहाँ गया, गांव में घूमता रहा। युवकों ने तो उसे सिर पर ही बिठा लिया, उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। गोबर पटवेश्वरी, जिंगूरी सिंह, दाता दीन सभी से मिला। उसने सभी को खूब जमकर सुनाया। उसने अकड़ में पंचों पर भी दावा ठोकने की बात कर दी। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चल दिया। होरी ने भी साथ चलने को कहा तो गोबर ने मना कर दिया। उसके अनुसार होरी काम बिगाड़ देगा और बैल नहीं आएंगे। गोबर अकेला ही चल दिया। भोला के गांव पहुंचकर उसे जंगी मिल गया। जंगी से उसने कहा कि वह जिनके यहाँ काम करता है उन्हें चौकीदार चाहिए, तुम चलना। भोला के पास पहुंचकर पहले उसने माफी मांगी। भोला के पूछने पर अपने काम के बारे में बताया और उसे भी कहा कि शहर चलो, चाय की दुकान खोल लो और दूध बेचो। भोला ने बिना कुछ कहे ही उसे उसके बैल दे दिए। होली पर गोबर के यहाँ खूब उत्सव हुआ। नोखे राम की चौपाल खाली पड़ी रही। गोबर के घर के बाहर भांग उठी सभी की, चाहे वो नोखे राम, पटवारी, झिंगूरी सिंह, पंडित दाता दीन, सभी की नकल गिरधर ने खूब बनाई। अगले दिन दाता दीन होरी के घर पहुंचे और उसे मजदूरी करने के लिए कहने लगे। होरी के मना करने पर उन्हें गुस्सा आ गया और 2 साल में 30 रुपए के 200 मांगने लगे। गोबर ने मना कर दिया। उसने कहा 70 होते हैं वो ले लो। होरी ब्राह्मण के शाप से डर कर दाता दीन को मनाने लगा। उसने गोबर पर गुस्सा किया। गोबर ने कहा फिर उधार तुम ही भरो। सारे पंच गोबर को फंसाने की योजना बना रहे थे। गोबर और होरी ने खेत में ऊख बोनी शुरू कर दी। बहनें पानी दे रही थी, आपस में लड़ने लगी। गोबर ने मार दिया तो धनिया को बुरा लगा। उसने रात में ही वापस जाने का सोचा। तभी कारिंदा साहब का आदमी होरी को बुलाने आया। आकर उसने बताया मैंने तो पाई चुका दी थी, लेकिन 70 रुपए उन्होंने और निकाल दिए। गोबर के पूछने पर उसने बताया कि रसीदें तो उन्होंने नहीं दी थी। गोबर ने जाकर जब बेदखली दायर करने के लिए कहा तो नोखे राम ने कहा तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, कागज निकाल कर देखूंगा। उसने घर आकर होरी से कहा कि मैं आपको 70 रुपए दिए जाता हूँ, दाता दीन ले तो भरपाई लिखा देना। मंगूर, दुलारी, दाता दीन सभी से 1 रुपया सैकड़े का सूद करना होगा। धनिया ने कहा कि लेन देन का थोड़ा ठीक कर लो तब जाना। जुनिया को ले जाने की बात पर धनिया ने कहा वो वहाँ बच्चे को कैसे संभालेगी। गोबर भड़क गया और बिना सोचे समझे बोलने लगा। धनिया ने कहा तुम्हें यह सब जुनिया सिखा रही है। सुनते ही जुनिया ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। झगड़ा बढ़ गया। होरी ने धनिया को चुप कराने की कोशिश करी, लेकिन वह चुप नहीं हुई। इतने में गोबर ने बच्चे को लिया और जुनिया ने बिस्तर लिया और चल पड़े। होरी के कहने पर भी गोबर ने अपनी माँ के पैर नहीं छुए, बल्कि उसने तो यहाँ तक कह दिया ये मेरी माँ नहीं है। राय साहब के सिर पर 3 खर्चे एक साथ आ गए थे। एक बेटी की शादी, दूसरा इलेक्शन और तीसरा राय साहब के साले का देहांत हो गया था। उनकी जायदाद पर साले साहब के चचेरे भाइयों ने कब्जा कर लिया था। उसी जायदाद को पाने के लिए अदालत में मुकदमा करना था। सभी काम खर्चे के थे। बेटी का रिश्ता उन्होंने कुंवर दिग्विजय से कर दिया था। कुंवर साहब की पत्नी मर चुकी थी। उन्हें सारे गलत शौक थे, लेकिन वह विद्वान भी थे। रिश्ता सिर्फ वारे से तय हो गया। दूसरी समस्या थी इलेक्शन। राय साहब 2 बार काउंसिल के मेंबर रह चुके थे। इस बार एक राजा सूर्य प्रताप सिंह उनके सामने खड़े थे और उन्होंने राय साहब को चुनौती दी थी कि चाहे उन्हें वोटरों को पैसे ही देने पड़े, लेकिन राय साहब को नहीं जीतने देंगे। मिस्टर तनखा ने भी उन्हें विश्वास दिलाया था कि वह एक बार खड़े हो जाएं, फिर राजा साहब से 1 लाख लेकर बैठ जाइएगा। राजा साहब की आंख में राय साहब और कुंवर साहब की रिश्तेदारी खटक रही थी, क्योंकि इसे वह अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे। राजा साहब को पता था कि साले की जायदाद उन्हें मिल जाएगी, इससे राय साहब उनके एक प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। इसलिए राजा साहब राय साहब को कुचल देना चाहते थे।
राय साहब मिस्टर तनखा से मिलने उनके घर पहुंचे। मिस्टर तनखा 1 घंटे बाद मिलने आए। दोनों में झगड़ा हुआ। राय साहब वहां से मिस्टर खन्ना के यहाँ गए। मिस्टर खन्ना अभी सो ही रहे थे। आधे घंटे बाद आए। उन्होंने मिस्टर खन्ना से अपनी परेशानी बताई। खन्ना ने पहले तो बैंक से पैसे दिलाने को मना किया, लेकिन अपने कमीशन की बात करके मान गए। फिर उसने मिस्टर मेहता और मालती की बात छेड़ दी। दोनों आजकल साथ में बहुत समय गुजार रहे हैं। मेरे भेजे उपहारों को भी नहीं लेती है। इतने में मिस्टर मेहता आ गए। वह शहर में महिलाओं के लिए व्यायामशाला के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। दाताओं की सूची में सबसे पहले राजा साहब का नाम था। खन्ना ने पैसे देने से मना कर दिया। राय साहब ने सूची देखकर अपने नाम के आगे 5,000 लिख दिया। मिस्टर मेहता ने खन्ना से कहा कि इसकी बुनियाद रखे जाने के समय तो आप आएंगे ही, क्योंकि नींव गोविंदी रखने वाली थी। मिस्टर खन्ना ने गोविंदी को मिस्टर मेहता को पत्र लिखकर मना करने के लिए कहा। गोविंदी मना करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मना करना मान लिया। तभी मिस मालती आ गईं। उनमें और खन्ना में थोड़ी बहस हुई, लेकिन मिस मालती ने खन्ना से 1,000 का चेक ले ही लिया। इधर गोबर, जुनिया और पोते चुन्नू के चले जाने से धनिया बहुत दुखी थी। उसे रह रह के चुन्नू का ध्यान आता था और इसी दुख में वह जुनिया को कोसती जाती थी। होरी ने उसे मना किया और कहा, हमारा लड़का भी वही कर रहा है जो औरों के कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह और दाता दीन सरकार द्वारा सूद की दरों को घटाने की बात कर रही थी। वहीं पास में सिलिया पैरों से अनाज निकाल रही थी। तभी सवाहिन आ गई और सिलिया से बोली कि महीना हो गया, रंग के पैसे नहीं दिए। उसने कहा, थोड़ा अनाज ले लो। तभी माता दीन आ गया और उस पर गुस्सा करने लगा। उसने कहा, तुम मजदूरी करती हो, तुम्हें बदले में कपड़ा और खाना मिलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिलिया उसकी बातें सुनकर हतप्रभ थी। इतने में सिलिया के माँ बाप, भाई और बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने जबरदस्ती माता दीन के गले में हड्डी डाल दी। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। होरी ने बीच बचाव करना चाहा तो सिलिया के पिता हरकू ने उसे चुप रहने को कहा। सिलिया की माँ ने उसे साथ चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। भाइयों की जिद के बाद भी वो नहीं गई। उसके माँ बाप ने कहा, अब हमारे घर मत आना। दाता दीन ने कहा, अब मेरे घर में पैर मत रखना। सिलिया ने कहा, जहाँ वो रखेंगे वहीं रहूंगी। माता दीन ने अपने पिता से पूछा, अब क्या होगा? दाता दीन ने कहा, पंडितों से बात करनी होगी, प्रायश्चित करना होगा। माता दीन ने सिलिया से कहा, तेरा मेरा कुछ वास्ता नहीं। सिलिया ने कहा, रहूंगी तो तुम्हारे साथ ही। धनिया होरी के लिए खाना लेके आई और सिलिया की हालत देखकर बोली, हमारे घर चलो। होरी के मना करने पर भी वो सिलिया को घर ले आई। होरी को सोना की शादी की चिंता होती थी। 200-250 का खर्चा था। गोबर से पैसे लेने को धनिया तैयार नहीं थी। एक दिन वो दुलारी सवाइन के यहाँ उधार लेने पहुंचा और विनती करके उसे मना लिया। होरी और धनिया सगाई की तैयारी करने लगी। सोना ने सिलिया से कहा, कल सोनारी चली जाना और उनसे कहना, बिना दहेज के विवाह करोगे तो करूंगी, नहीं तो गोमती में जान दे दूंगी। उसने सिलिया से कहा, दादा के ऊपर वैसे ही बहुत कर्जा है, वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगले दिन सिलिया ने धनिया की जगह दोपहर तक काम किया और सोनारी निकल गई। वापस आकर उसने सोना से बताया कि मथुरा तो तैयार था, वह मुझे अपने पिता गोरी महतो के पास ले गया। सुनकर उसके पिता ने उसे खूब मारा। तीसरे दिन महतो ने पत्र भेजा कि बिना दान दहेज के शादी होगी। भोला ने दूसरी शादी कर ली थी। जंगी और उसकी पत्नी शहर चले गए। कामता और उसकी पत्नी घर पर ही थे। कामता की पत्नी का घर पर राज था। सौतेली सास के आ जाने से उसे परेशानी होने लगी। परिणाम यह हुआ कि एक दिन दोनों औरतों में बहुत झगड़ा हुआ। फिर पिता पुत्र में भी झगड़ा हुआ। दोनों में मारपीट भी हुई। पुत्र ने पिता को मारा। भोला वहां से नोखे राम के यहाँ झगड़ा सुलझवाने पहुंचा। नोखे राम ने उसे रहने को जगह दे दी। उसको 3 रुपए महीना और अनाज पर रख लिया। भोला को मजदूरी करनी पड़ती, लेकिन उसकी पत्नी नोहरी की बात कोई नहीं टालता। कामता को भी यह महसूस होने लगा कि उसके पिता कितना काम करते थे। दोनों पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ। कामता की पत्नी अपने मायके चली गई। कामता अपने पिता को वापस ले आने के लिए आया।
लेकिन नोहरी ने मना कर दिया। नोहरी से कोई मजाक भी कर ले तो वो नोखेराम से शिकायत कर देती थी। शोभा को चौपाल में डांट पड़वा चुकी थी, उसे अब घमंड आ गया था। एक दिन पटवारी ने उससे बात की। नोहरी ने नोखेराम से शिकायत कर दी। नोखेराम ने सरेआम पटवारी की बेइज्जती कर दी। उसके बाद सभी नोहरी को आते देखकर रास्ता बदल लेते थे। गांव में मंगरू साहा सबसे अमीर थे। गांव के बाहर अपना घर, बाग, कुआं, मंदिर बनवा के रहते थे। पूजा पाठ में लगे रहते थे। उधारी वसूली की उन्हें कोई जल्दी नहीं होती थी। पटवारी को पता था कि होरी को उनके पैसे देने हैं। उन्होंने मंगरू से बात करके होरी की फसल की कुर्की करवा दी। होरी के हाथ से उसकी फसल गई तो दुलारी ने और कर्जा देने से मना कर दिया। दोनों सोना की शादी को लेकर चिंता में थे। उन्हें नोहरी दिखाई दी। वो सोना के विवाह के बारे में पूछने लगी। जब उसे पता चला कि पैसे की दिक्कत है तो उसने अपने जोड़े हुए पैसे देने को कहा, वो भी बिना सूद के। नोहरी के समझाने से दोनों मान गए। गोबर की जगह पर दूसरा खोमचा लगा रहा था। जुनिया भी बच्चे से परेशान हो गई थी। जुनिया कमजोर हो गई थी। एक दिन बच्चे को दस्त हुए और वो मर गया। जुनिया दोबारा माँ बनने वाली थी। एक रात में पड़ोसन चूहिया की मदद से जुनिया को बच्चा हुआ। जुनिया चूहिया की मदद से बच्चे को पालने लगी। गोबर ने खोमचे को छोड़कर शुगर मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने दूसरा मिल खोल लिया था। सरकार ने बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगाई थी। मिल मालिकों ने मजदूरी घटा दी थी। मिर्जा खुर्शीद संघ के सभापति थे और संपादक ओमकारनाथ जी मंत्री थे। वो दोनों हड़ताल करने पर तुले हुए थे। हड़तालियों में गोबर भी था। जुनिया ने उसे समझाया तो उसने जुनिया को खूब पीटा। चूहिया बचाने आई तो उसे भी बुरा भला कहा। बिजली पत्र के ऑफिस में मजदूरों की मीटिंग होती। संपादक जी से अपने पत्र में छापते तो खूब बिक्री होती। सभी डायरेक्टर भी हड़ताल हो देना चाहते थे क्योंकि उन्हें आधी वेतन पर लोग आसानी से मिल जाते। एक दिन उन्होंने शाम को यह सुना दिया। पुलिस भी आ गई। मजदूरों को तभी हड़ताल करनी पड़ी। माल बहुत बना पड़ा था। मिर्जा जी ने कहा, हम नए मजदूरों को नहीं आने देंगे। अगले दिन कंपनी के गेट पर नए मजदूर थे। नए और पुराने मजदूरों में मारपीट हुई। मिर्जा जी और गोबर को चोट लगी। गोबर को घर पहुंचा दिया। जुनिया उसे देखकर बहुत परेशान हुई। चूहिया ने उसकी बहुत मदद की। जुनिया ने आसपास के लोगों के साथ शहर से बाहर घास काटने का काम शुरू कर दिया। उसे आमदनी होने लगी। मिस्टर खन्ना को मजदूरों की हड़ताल सही नहीं लगती थी। उन्हें डायरेक्टरों के मुनाफा, अपना वेतन भी देखना था। उन्हें इस समय सिर्फ मिस्टर मेहता की सलाह पर ही भरोसा था। वह मिस्टर मेहता के पास पहुंचे। मिस्टर मेहता ने सब सुनकर सलाह दी कि खन्ना को मजदूरों के वेतन को नहीं काटना चाहिए। उन्हें सरकार से बात करनी चाहिए थी। तभी मिस मालती वहां आई और मिस्टर मेहता के साथ उन्हें भी रात की दावत के लिए आमंत्रित किया। जहां वो खड़े थे वहां से मील की चिमनी दिखती थी। सहसा खन्ना ने धुआं देखा। उन्हें एहसास हुआ कि ये तो आग लग गई है। सब लोग फैक्ट्री की तरफ भागे जाते थे। खन्ना, मिस्टर मेहता, मिस मालती भी कार में कंपनी की तरफ चल पड़े। भीड़ होने के कारण पैदल जाना पड़ा। वहां जाकर देखा सारी कंपनी जल गई थी। मिस्टर खन्ना रोने लगे। वो तीनों घर वापस आए। गोविंदी से मिस्टर खन्ना ने माफी मांगी। नोहरी ने गांव में कहना शुरू कर दिया कि होरी के पास बिटिया की शादी के पैसे नहीं थे, मैंने दे दिए, नहीं तो शादी नहीं हो पाती। धनिया से ना रहा गया। उसने कह दिया मुफ्त नहीं दिए हैं। एक दिन भोला होरी के पास मिलने आया। धनिया ने कहा, ऐसी औरत का तो सिर काट देना चाहिए। होरी ने धनिया को डांटा और भोला से कहा कि उसे छोड़कर अपने बच्चों के पास चले जाओ। भोला बच्चों के पास नहीं गया। एक दिन पता चला नोरी ने भोला को चप्पलों से पीटा। एक दिन माता दीन होरी से मिलने आया और उसे 2 रुपए देकर बोला, ये सिलिया को दे देना। जब सिलिया गई थी तो वो गर्भवती थी। इसी हालत में मजदूरी करती रही। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि उसका सामना कर सकूं। होरी ने वह पैसे सिलिया को दिए। वह बहुत खुश हुई। माता दीन ने उसे फिर से अपना लिया है। वह यह खबर सोना को सुनाना चाहती थी।
वो नदी पार करके सोनारी पहुंची। सोना के घर पहुंचकर बाहर अलाव के पास बैठी थी। दरवाजा खुला और मथुरा उसे अंदर ले गया। मथुरा ने सिलिया से बदतमीजी की। सिलिया ने भरपूर जवाब दिया। सोना को उसका आना अच्छा नहीं लगा। उसके मन में शक बैठ गया था। उसने गंडासा लेकर सिलिया को धमकाकर सब पूछ लिया। सोना ने उसे जाने को कहा और अपने संबंध उससे तोड़ लिए। खन्ना ने फिर से मील शुरू कर दी थी। उसने अब नए काम वाले रख लिए थे जो जी लगाकर दिन रात आधे पैसे पर काम कर रहे थे। पुराने वाले भी काम करना चाहते थे। वो भी कम पैसों में काम करने को तैयार थे। डायरेक्टर्स के सामने यह समस्या थी कि अब क्या करें। सबके अलग अलग मत थे। मेहता जी की उदारवृत्ति का असर अब मिस मालती पर भी पड़ने लगा था। दोनों कभी कभी किसी गांव में चले जाते, किसानों के साथ थोड़ी देर गुजारते, वापस आ जाते। एक दिन वो सेमरी गांव पहुंच गए। होरी अपने घर के दरवाजे पर ही मिल गया। उसे मिस्टर मेहता ने याद दिलाया तो वो पहचान गया। वो कुर्सी लेने पटवारी की जा रहा था। मेहता ने रोक दिया। वह उनके लिए चारपाई ले आया। गांव इकट्ठा हो गया। सारी महिलाएं मालती को अंदर ले गईं। मिस मालती उन्हें स्वास्थ्य के बारे में, सफाई के बारे में बताने लगी। मिस मालती ने उन लोगों का और उनके बच्चों का चेकअप किया। उसे यह जान के आश्चर्य हुआ कि अच्छा भोजन तो क्या, उन्हें 2 समय का खाना भी नहीं मिलता है। मिस्टर मेहता बाहर बैठे किसानों की कुश्ती देख रहे थे। सबके जोर देने से वो दोनों रात में वहीं रुक गए। मिस्टर मेहता और मिस मालती नदी की ओर चले गए। मिस्टर मेहता ने नदी के पार जाने के लिए झाऊ की टहनियों से एक तख्त बनाया और उस पर बैठ के दोनों पार चले गए। बातों बातों में मिस मालती यह जान गई कि मिस्टर मेहता से दाल नहीं गलेगी। दोनों वापस नदी किनारे आ गए। राय साहब बहुत भाग्यशाली निकले। उनके तीनों काम बहुत अच्छे से संपन्न हुए। बेटी की शादी हो गई थी, साले की जायदाद वाला मुकदमा जीत गए थे और चुनाव सिर्फ जीते ही नहीं थे बल्कि होम मेंबर हो गए थे। उन्होंने भी राजा साहब की तरह नैनीताल, मसूरी, शिमला तीनों जगह अपने बंगले बनवाए। उन्हें भी राजा की पदवी मिल गई थी। सबसे ज्यादा तो तब खुश हुए जब राजा सूर्य प्रताप ने अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे रुद्रपाल के लिए भेजा। राय साहब ने बिना बेटे से पूछे हाँ कर दिया, लेकिन रुद्रपाल ने मना कर दिया। उसे मिस मालती की बहन सरोज से विवाह करना था। इसके लिए राय साहब राजी नहीं थे। उन्होंने मिस्टर मेहता से सलाह ली। उनका विचार भी यही था कि बच्चों को उनके निर्णय खुद लेने दो। वह घर पहुंचे तभी मिस्टर तनखा आ गए और राजा साहब की बुराई करने लगे। इतने में राजा साहब राय साहब से मिलने आ गए। मिस्टर तनखा को देखकर उन्होंने खूब लताड़ा। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की बात छेड़ी। बात बनती न देख वे वहां से नाराज होकर चले गए। मिस्टर तनखा अब रुद्रपाल के सलाहकार थे। उन्होंने राय साहब पर रुद्रपाल की तरफ से हिसाब फहमी का दावा किया। राय साहब को 10 लाख की डिग्री हो गई। रुद्रपाल सरोज के साथ इंग्लैंड चला गया। राय साहब की बेटी का जीवन भी सुखमय नहीं था। उनका संबंध विच्छेद हो गया था। डॉक्टर मेहता के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। उनकी आमदनी 1000 के ऊपर थी, लेकिन सारा पैसा परोपकार में निकल जाता था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए अचकन बनवा लें। मकान मालिक को 6 महीने से किराया नहीं मिला था। उसने अपना बंगला खाली करवा लिया। मिस मालती अपने घर ले गईं। मिस्टर मेहता के हिसाब को ठीक करने के लिए उसने लोगों को मदद करने के लिए मना करना शुरू किया। तीसरे महीने 300 रुपए बच गए। मालती ने गोबर को माली के काम के लिए रख लिया था। 15 रुपए महीना तय हुआ था। गोबर झुनिया और अपने बेटे मंगल को ले आया था। बच्चा मालती से बहुत हिलमिल गया था। एक दिन उसे 104 डिग्री बुखार था। मालती के अनुसार उसे चेचक होने का डर था। मालती ने अपने घर का एक कमरा खाली करके झुनिया को दिया, क्योंकि झुनिया की कोठरी में मच्छर और सीलन बहुत थी। बच्चे को भयंकर चेचक निकली थी। मालती बच्चे की देखभाल करने लगी। रात भर मालती उसका ख्याल रखती थी। मंगल धीरे धीरे ठीक हो गया था। मिस्टर मेहता मालती की तरफ आकर्षित थे, लेकिन मिस मालती ने कहा दोस्त बनकर रहना ही सही है। सिलिया का बेटा रामू 2 साल का हो गया था। रूपा से उसकी खूब पट्टी थी। काशी के पंडितों ने माता दीन को फिर से ब्राह्मण बना दिया था, लेकिन माता दीन का मन अब अपने बच्चे में लगा था।
वो उसको चुपचाप छिप कर देखता। खूब प्यारा बच्चा था, उस पर ही गया था। बच्चा अब चलने लगा था। एक दिन खूब ओले गिरे, बच्चे ने खूब ओले खाए, बच्चे को निमोनिया हो गया और तीसरे दिन वो चल बसा। 1 महीने बाद सिलिया फिर से मजदूरी करने लगी थी। एक दिन वह घर जाने वाली ही थी कि माता दीन आ गया। माता दीन और सिलिया की कुटिया में पहुंचे। माता दीन ने कहा अब वह कभी कहीं नहीं जाएगा। होरी की हालत भी ठीक नहीं थी, अधिकतर घर में ही रहता था। पंडित नोखे राम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। एक दिन दाता दीन उसके पास आए और अधेड़ उम्र के महतो राम सुख का रिश्ता उसकी बेटे रूपा के लिए बताया। उन्होंने कहा मकान भी हाथ से नहीं जाएगा और बेटी की शादी भी हो जाएगी। धनिया इस रिश्ते के खिलाफ थी। एक दिन महतो राम सुख, उनका सेवक और दाता दीन उनके घर पहुंच गए। रिश्ता पक्का हो गया, शादी की तिथि तय हो गई। गोबर को पत्र लिख दिया। वो झुनिया और मंगल के साथ जाने को तैयार हो गया। मालती ने छुट्टी दे दी, शादी वाले दिन आने के लिए भी कहा। रूपा के लिए एक चरखा और कंगन दिया। घर पहुंचकर घर का हाल देखकर गोबर को बहुत दुख हुआ। दाता दीन ने 200 रुपए लाकर होरी को दिए और कहा कि नोखे राम को दे आओ। होरी शर्म से गड़ा जाता था। शादी संपन्न हो गई। मालती के आने से चहल पहल हो गई थी। होरी घर से न निकला। गोबर के शील स्वभाव ने सबका मन जीत लिया। उसने गोबर से कहा मेरे पाप का ईश्वर क्या दंड देंगे पता नहीं। गोबर ने कहा अपने इन हालतों में आप और कुछ कर नहीं सकते थे। जुनिया कुछ दिन सास के पास रुक गई। गोबर अकेला ही चला गया। रूपा अपनी ससुराल में खुश थी। बचपन की सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी। होरी एक गाय के लिए प्रयत्न कर रहा था। मंगल के दूध पीने के लिए उसने ठेकेदार के यहाँ सड़क की खुदाई की मजदूरी कर ली थी। रात में सूत काटता था। धनिया भी सूत काटने में मदद कर देती थी। एक दिन हीरा वापस आ गया। उसने होरी से माफी मांगी। उसने कहा वो गाय मेरी आंख के सामने से नहीं जाती थी। 5 साल पागल खाने में रहा। 6 महीने पहले छूटा हूँ, अब वापस आ गया हूँ। अगले दिन होरी मजदूरी पर गया। उसका जी अच्छा नहीं था, वह बेहोश हो गया। साथ के मजदूर ने आवाज दी, वह नहीं बोला। उसके घर खबर कर दी गई। धनिया आ गई, साथ में हीरा और शोभा भी थे। वो दोनों होरी को खाट पर डालकर घर ले गए। होरी आंख नहीं खुलता था। हीरा ने कहा भाभी गोदान कर दो। धनिया ने आज जो सुतली बेची थी उसके पैसे ले आई। होरी के हाथ पे रखकर दाता दीन से बोली न गाय है न बछिया है, बस यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। धनिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। तो ये थी गोदान उपन्यास की कहानी। गोदान उस समय की सामाजिक कठोर वास्तविकता से परिचय कराती है। यह हिंदी साहित्य का एक नगीना है और आपको ये कहानी अवश्य पूरी पढ़नी चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।